आज मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे किसान गुरु से जिनको पूरे देश में लोग ताराचंद वेलजी के नाम से जानते हैं, जिनको लोग उनकी खेती को लेकर जो उनका अपना नज़रिया, अपना दृष्टिकोण, अनुसंधान, जिसे उन्होंने पंच महाभूत कृषि कहा, उसकी वजह से जानते हैं। वेलजी भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम सबसे पहले अगर शुरुआत करें खेती को लेकर, जो ये दृष्टिकोण है जो आपने पंच महाभूत का दृष्टिकोण अपनाया, और साथ में जो आपने भारत की प्राचीन परंपरा में खेती या कृषि विज्ञान जो था उसको लेकर थोड़ा सा आप जरूर बताएं। देखिए, ऐसा है कि प्रकृति का निर्माण पंच महाभूतों की त्रण मात्राओं से हुआ है। रूप, रंग, गंध, स्वर और स्पर्श। हर टिश्यूज़ का अपना एक रूप होता है, रंग होता है, उसका गंध, स्वर और स्पर्श होता है। मैंने उसको स्थापित करने का पौधों के अंदर प्रयास किया, और जैसी पंच महाभूत पूर्ण हुए, पौधे स्वस्थ हुए और उनमें से रासायनिक खेती से ज़्यादा उत्पादन के रिकॉर्ड आने शुरू हुए। ताराचंद वेलजी ऐसा क्या जादू की छड़ी घुमाते हैं कि वहाँ पर बहुत कुछ किए बगैर, ठीक है, वहाँ पर एनपीके जो है वो अचानक से बढ़ जाता है, जिसको बढ़ाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा खाद या कई तरह की ज़रूरतें होती हैं। तो इसे कुछ सूक्ष्म तरीके से समझाना चाहिए। ऐसा है कि अभी तक जो है भौतिक खादों से जो दिखाई देने वाले वही डालकर खेती की जाती रही, जबकि प्रकृति की 96% दुनिया अदृश्य है, दिखाई नहीं देती, जिसको हम तरंग बोलते हैं। सूक्ष्म, जिसको जो है सूक्ष्म दुनिया कहा जाता है, जिसमें तरंग यानी ऊर्जा, अणु और जीवाणु हैं। अब जितनी धरती की आबादी है 7 अरब, इतने जीव तो 1 ग्राम मिट्टी में होते हैं। तो उन जीवों को स्थापित कर दो, वो खेती में फसल को सब अणु दे देंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सब कुछ दे देंगे, हमें करने की ज़रूरत नहीं। और इसी प्रक्रिया से सारे पौधे बढ़ते हैं। मैंने इस प्रक्रिया को खेत में स्थापित कर दिया। मैंने ये भी सुना कि ताराचंद वेलजी ने भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं खेती को लेकर के, उन सब का अध्ययन किया। मैं एक बार उन ग्रंथों के बारे में भी आपसे थोड़ा सा समझना चाहूँगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको मेरा इतिहास भी समझना पड़ेगा। मैंने काम कैसे शुरू किया। मैंने काम वर्ष 2005 नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित कृषि विज्ञान केंद्र गनीवा, मझगवा, 2 बेस्ट केवी के, और वहाँ का विश्वविद्यालय चित्रकूट का ग्रामोदय विश्वविद्यालय, वहाँ से हमने जो है मैंने काम शुरू किया ग्राम विकास का। और ग्राम विकास का आधार मुझे समझ में आया कृषि। तो कृषि कैसे ठीक करें, तो मैंने नज़दीक से, चूँकि कृषि विज्ञान केंद्र के साथ काम कर रहा था, तो रासायनिक खेती तो देखी, उस समय की जैविक खेती की जो प्रक्रियाएं हैं, सस्य क्रियाएं, वो भी समझी। और मुझे लगा कि कुछ तो कमी है। तब ये जैविक खेती कर रहे हैं, केवल उस समय वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वास, बस यही सब चल रहा था। थोड़ा बहुत गुड़, गोबर, गौमूत्र ऐसा घोल के डालना, बेसन मिला के, यही सब चल रहा था। मुझे इससे जो है, मैंने खुद पहले तो खेती की दुधवार गांव में, और मुझे समझ में आया कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ी है, इसमें कुछ प्रोडक्शन आ नहीं रहा है और कुछ बीमारियां बढ़ रही है, तो क्या कारण है। तब मैंने अध्ययन करना शुरू किया, और अध्ययन मैंने जो है शुरू किया, उस समय दीपक सचदे जी हैं जो पंच महाभूत कृषि की बात करते थे। ऐसे देश के जो प्रसिद्ध हैं, ऑल इंडिया ऑर्गेनिक फोरम एसोसिएशन के जो सदस्य हैं, उनके पास गया, और उनके पास से मुझे प्राकृतिक खेती के लिए कुछ पुस्तकें भी मिली, जिसमें वृक्षायुर्वेद, कृषि पाराशर, सस्य वेद, उपवन विनोद, कृषि गीता, भगवान परशुराम की लिखी हुई कृषि गीता पुस्तक, फिर महर्षि कश्यप की लिखी कश्यपी कृषि सूक्त, विश्व वल्लभ, ऐसे 13 पुस्तकें मिली एक एक करके। मैंने सारे पुस्तकों का अध्ययन किया, और करने के बाद उनमें जो सूक्त लिखे हैं उनका विश्लेषण करके, और उसके आधार पर खेत में प्रक्रिया, फार्मूले बनाना, डालना, मिट्टी के साथ कैसे काम करना, पानी के साथ कैसे काम करना, ये सारे प्रयोग करने शुरू किए। मुझे लगा कि दीनदयाल शोध संस्थान में रहते हुए ये प्रयोग पूरे तरह से मैं पूरे समय कर नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के अपने भी जो है रहते थे शेड्यूल। तो मैंने वर्ष 2009 में प्राकृतिक खेती शोध संस्था बनाई। 100 किसान मेरे साथ जुड़े, और नरसिंहपुर ज़िले के खमरिया गांव में 13 एकड़ ज़मीन, जहां गाजर घास भी नहीं उगता था, सेड़ नदी के ऊपर, वो ज़मीन ली, और वहां पर मैंने खेती शुरू की।
और वो शुरू की, और जितने भी ये सूक्तों के आधार पर फार्मूले उनको बनाना डालना, फिर मेरे साथ जो किसान रहते थे वो भी ऑब्जर्व बनाते थे, हम 3 महीने में बैठते थे, किसको क्या परिणाम आया विश्लेषण करते थे। ये 2009 से विश्लेषण चलते चलते 2022 तक हमने किए, और 2022 में मुझे लगा कि हाँ, और इस बीच में हमारे 18 फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन आ गए थे, जिसमें एक पौधे से 1000 लौकी और 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का। और वेलजी भाई का जो पूरा का पूरा जो उनका जीवन है वो इसीलिए भी पॉपुलर हुई चीज़ें कि जब उन्होंने लौकी में 3G कटिंग का फार्मूला दिया, और वो इतना कामयाब रहा कि जो उन्होंने बताया कि मात्र लौकी के एक पौधे पर 1000 लौकी जो हैं, इस प्रोडक्शन का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब ये प्रोडक्शन बड़ा होगा तो मतलब किसान का मुनाफा भी उतना ही बड़ा होगा। ये 3G कटिंग के बारे में भी आप थोड़ा सा एक बार हमारे दर्शकों को एक बार बता सकते हैं, किसानों को एक बार, और ये क्या होता है, और साथ में कुछ ऊर्जा के बारे में हम बात करेंगे। हाँ, तो ये है 3G कटिंग तो आखिरी है, परिणाम है। वहाँ अगर कोई सीधे परिणाम पे जाके काम करेंगे, कटिंग कर दे और हमको मिल जाए, नहीं होता। पौधा का उत्पादन जो होता है वो उसके न्यूट्रिशन से, ऊर्जा से होता है, और ये न्यूट्रिशन देने का काम जीवाणु करते हैं। तो पहले तो मिट्टी में जीवाणु, जहाँ उसकी जड़ है, पत्तियों में भी, फिर वो अणु भी उनको दो, क्योंकि जीवाणु के साथ अणु दो, और ऊर्जा भी दो, ताकि उसकी जो है ताकत रहे बढ़ने की, प्रकाश संश्लेषण करने की। तो मैंने जो है सूक्ष्म दुनिया के 3 भाग, ऊर्जा, अणु और जीवाणु, इसको स्थापित किया पहले मिट्टी में, पानी में। इसको स्थापित कैसे करते हैं, इसका कुछ तरीका? हाँ, देखिए, ऊर्जा जो है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिली हमें अग्निहोत्र से। जो ठीक सूर्योदय सूर्यास्त में अग्निहोत्र करने पर जो भस्म मिलता है, उस भस्म, वो भस्म एक्टिवेटेड चारकोल कहलाता है। वो भस्म में हमने जैसी डालना शुरू किया, पौधों में हमें ताकत समझ में आई, हमने मनुष्यों को भी पीने को दिया, उनके शरीर में भी परिवर्तन दिखे। तो एक तो ऊर्जा का स्रोत हमें अग्निहोत्र, दूसरी मिली प्रार्थना। जैसी प्रार्थना करोगे, हे धरती माँ, यह भूमि मेरे इन फसलों के पोषण के लिए है, उन्हीं फसलों को ऊर्जा मिलेगी। हमने ये भी देखा। मैंने ये भी सुना कि आप जो है बीजों को जब खेत में बोते हैं तो बीजों के साथ भी बात करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपना 100% आउटपुट दें। हाँ, बिल्कुल, हमको बात करनी पड़ेगी ईश्वर का साक्षी रख के कि मैं एक आपका संरक्षण संवर्धन करने वाला हूँ, कृपया आप अपनी अंकुरण शक्ति जागृत करें। और इसका परिणाम यह है कि 100 में 100% बीज का जर्मिनेशन आया। और ये सब काम मैंने पंतनगर जो कृषि विश्वविद्यालय है उनके साथ मिलकर के ये सब प्रयोग हम कर रहे हैं, वृक्षायुर्वेद के। और इसके कारण से हमें उनके जर्मिनेशन में, हम पानी से भी बात करते हैं, हे गंगा माँ, यह जल फसलों के पोषण के लिए। तो अभी कुछ जो है विशेषज्ञों ने इसको तरंगों की खेती का नाम दिया, और ये तरंगे ही हैं जो प्रभावित करती है, और ये बराबर करती है। हमारे पास अनुभव हैं, और सैकड़ों किसानों के अनुभव हैं। उसमें से एक किसान आए, उन्होंने गंगा माँ से प्रार्थना की, वो नदी जो है उनके बाजू में आ गई। वो यहीं के किसान हैं जहां हम यहाँ हैं, ये हरिद्वार के क्षेत्र में यहाँ पर। तो ऐसे अद्भुत, जिन मतलब राजस्थान में जहाँ ट्यूबवेल सूख चुके थे वहाँ पानी आ गया और 5 HP का मोटर चलने लगा। ऐसे सैकड़ों किसान है मेरे पास, तो केवल प्रार्थना से। एक तो वेलजी भाई जो हैं वो जिस जल को आप नाम देते हैं, हाँ, गंगा माँ, ऊर्जा जल, जो अग्निहोत्र मतलब यज्ञ की जो राख है, उस राख को पानी में डाल दिया और थोड़ी सी फिटकी भी उसमें डाल दी। वो क्या प्रोपोर्शनेट होता है ये वो जानते हैं। वो जल तैयार करना और उस जल का स्प्रे और छिड़काव, वो एक चीज़ है जो हमें समझ में, जमीन में डालना। हाँ, उससे मिट्टी में जो नकारात्मक ऊर्जा है, मतलब दुर्गंध की ऊर्जा, अब नकारात्मक उसको है ना, दुर्गंध की ऊर्जा, तो जो दुर्गंध की ऊर्जा है और जो केमिकल डाला गया है, उसके प्रभाव जो हैं उनकी तरंगे समाप्त हो जाती हैं। वो पूरी तरह समाप्त होते या नहीं होते ये तो मुझे नहीं पता, पर उनकी केमिकल की तरंग और जो दुर्गंध है वो तो समाप्त हो जाती हैं, तो मिट्टी शुद्ध हो जाती है। पहला हुआ ऊर्जा जल। हाँ, दूसरा क्या? अणु जल। अब हम अणु जल जो बनाते हैं उसमें सारे न्यूट्रिशन, जिंक, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो हमने लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, अलग अलग रंग की मिट्टी, इनसे लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी हम उसमें एंजाइम और एसिड्स, यानी सडरस, छाछ और आंवले से बनता है, वो डालते हैं। इससे एंजाइम्स और एसिड्स गए। और फलों का जैव रसायन हम बनाते हैं, तो उससे जो है, उससे भी बहुत से एंजाइम्स, बहुत से एसिड्स, अल्कोहल, ये गए। तो अणु
जीवाणु है ना, इसमें जीवाणु भी हम मिलाते हैं, एंजाइम्स, अल्कोहल और जो है अल्कलीन, ऐसे सारे एसिड्स, ये सब कुछ हम एक साथ बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं अणु जल। इसको जमीन पे भी देते हैं, पौधे में भी देते हैं। तो ऊर्जा जल हो गया, अणुजल, अणुजल हो गया, हाँ, जीवाणु जल। फिर इसके अलावा हमारे पास जो है हाई CN रेशियो। पौधा जो है जमीन से, अगर जमीन में कार्बन है तो नाइट्रोजन है, पर अभी पूरे भारतवर्ष में इवन बड़े बड़े विश्वविद्यालय सब में कार्बन का प्रतिशत घट गया, 0.3 तक आ गया, होना चाहिए 2, 0.3, 0.4, उससे ज़्यादा नहीं है कहीं। तो जब कार्बन घट गया तो कार्बन के साथ ही नाइट्रोजन, दोनों भाई हैं, कार्बन है तो नाइट्रोजन, इसको बोलते हैं CN रेशियो, 20:1। अब जब कार्बन ही घट गया तो नाइट्रोजन तो होगा ही नहीं। तो खेती की जो सबसे बड़ी ज़रूरत, कार्बन जिससे पौधा बनता है, कार्बन जो हवा को पकड़ के रखता है, कार्बन जो पानी को पकड़ता है, कार्बन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट को पकड़ता है, वो गायब, थाली गायब हो गई जिसमें भोजन रखा जा सकता है। तो हमने कार्बन को और उसके साथ नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए हाई CN रेशियो घोल बनाया। ये बनता है गोबर से, कुछ मिट्टियों से, कुछ जीवाणुओं से और कुछ एंजाइम और एसिड हम मिला दो, कंप्लीट फूड। अब इसमें हमने ऐसे 1100 तरह के जीवाणु भी खोजे हैं। मेरे साथ बहुत अच्छी टीम है, इन्फोसिस में काम कर चुकी ऐसे भी टीम है, और जो बड़े बड़े बायोटेक्नोलॉजी पर जो काम करते ऐसे भी टीम है। उस ऐसे सारे लोग जब हम अच्छे मन से काम कर रहे हैं, ये सब हम काम किए, 1100 तरह के जीवाणु हमने आइसोलेट किए। उसमें एक जो है साइनोबैक्टीरिया है जो हवा से कार्बन को खींचता है और उस गोबर में डालेगा। तो गोबर को डिकम्पोज किया, उसमें 55-60% कार्बन, हवा से भी कार्बन को खींचा, फिर बढ़ा, उसमें थोड़ा नाइट्रोजन हमने डाला, जो गौमूत्र बेस्ड हमने बनाया नाइट्रोजन, उसको नैनो नत्रजन नाम दिया है। इसको किसान बना नहीं सकता, थोड़ी टेक्नोलॉजी है, तो बना के हम दे रहे हैं। ये अमीनो एसिड से बनता है। तो ये जो है, ये हमने नाइट्रोजन भी उसमें घोल डाला। नाइट्रोजन हर जीवाणु को चाहिए, जैसे हमें भी ऑक्सीजन चाहिए वैसे उनको भी चाहिए। तो इस तरह से एक लिक्विड तरल घोल बना जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में बना, एरोबिक, जहां पर एरोबिक जीवाणु 96% है और अनएरोबिक यानी माइकोराइजा वहां है। अब माइकोराइजा खेती का हनुमान है ऐसा हम कहते हैं, वो जड़ों को बढ़ाता है। ये सारे जीवाणु, अणु, नाइट्रोजन और कार्बन, ये हाई CN रेशियो घोल हम बनाते हैं। ये किसान स्प्रे भी करता है, जमीन में भी डालता है। एक हाइड्रोजन को भी आप ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत मानते हैं, हाइड्रोजन को लेकर के क्या काम? मैंने ये देखा जहाँ हाइड्रोजन की कमी है वहाँ पौधे के ग्रोथ में, जड़ों के ग्रोथ में बहुत अंतर है। तो हाइड्रोजन प्रकृति का पहला अणु है और इसी से सूर्य बना और उसी की ऊर्जा हम तक आ रही है। तो मिट्टी में हाइड्रोजन क्या काम करता है? तो इसके लिए जो आधुनिक साइंस ने एक परिभाषा दी है pH का, पोटेंशियल ऑफ पावर या पोटेंशियल ऑफ जो है ये हाइड्रोजन, ये कहा जाता है। मतलब हाइड्रोजन है तो ऊर्जा आएगा जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। अब इसको उदाहरण में साधारण किसानों के लिए बताना चाहूँगा। जैसे जो है बाजार में बहुत से व्यापारी हो जिनके पास फल, अनाज सब कुछ हैं और ग्राहक भी खूब हैं, लेकिन पैसा नहीं है। ग्राहक के पास भी पैसा नहीं है, व्यापारी के, तो लेन देन कैसे करें? फल जो है ग्राहक के पास कैसे आए और जो है व्यापारी के पास कैसे जो है पैसे आए? तो ये काम जो है मिट्टी और पेड़ के बीच में, पेड़ है ग्राहक और मिट्टी है व्यापारी। मिट्टी के पास सारा खजाना है, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, रूप रंग गंध सब कुछ है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो लेन देन नहीं होगा। तो पौधे को हाइड्रोजन मिट्टी को देना पड़ता है, बदले में मिट्टी से जो चाहे ले सकता है। तो ये लेन देन जो है, ये हाइड्रोजन की कमी है। उसके लिए ऊर्जा जल एक काम तो करता ही है, ये भी हाइड्रोजन बढ़ाता है। हमने ब्रह्म ऊर्जा दंड लगाया खेतों में जो हाइड्रोजन को पकड़ता है। ये क्या होता है? वाली एक हमारे पास 150 फार्मूले हैं खेती के, उसमें से एक फार्मूला ब्रह्म ऊर्जा दंड है। इसमें जो है तांबा जो है वो हाइड्रोजन को पकड़ता है, विशेषकर इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ता है। तो ये जो है एक तांबा जो है 20 फीट के लोटे में ऊपर रखना और एक तांबे का खुला हुआ तार जिस पे पेंट ना हो वो बांधना और मिट्टी में गड़ा देना 4 इंच में। अब जो भी सूर्य की किरणें आई, बहुत सा हाइड्रोजन आया, उसको पकड़ के मिट्टी में डाल देता है। कोई बिजली कड़की या कुछ भी और परिवर्तन होता है, आप अग्निहोत्र करते हो, खूब सारा हाइड्रोजन निकलता है, उसको वो जो है फिर से मिट्टी में भेजने का काम करता है। जहाँ ये करोगे वहाँ पत्तियों की चौड़ाई बढ़ जाएगी, फल फटेंगे नहीं। और इतनी चौड़ाई बढ़ती है कि मेरे किसान के यहाँ सरसों के पत्ते हाथी के कान बन गए, इतने लंबे।
3 साल का जो है लेखराम यादव जी के यहाँ 3 साल का जो नींबू है वो 15 फुट बढ़ गया और 2.5 क्विंटल तक फल आया। ऐसे मेरे पास 100 से ज़्यादा किसान हैं जिनके यहाँ रिजल्ट है। पत्ते हरे कच्च और चौड़े चौड़े मिलेंगे। रासायनिक खेती से 1.5 दुगुना ज़्यादा चौड़े और हरे कच्च पीपल की तरह। खेती रासायनिक हो तो बहुत खर्चा है, खेती जैविक हो तो खर्चा कम होता है लेकिन फिर भी है। खेती प्राकृतिक हो तो क्या आप इसे प्राकृतिक खेती में भी कुछ खर्चा मानते हैं आप? हाँ, अभी देखिए पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए। कैसे चाहिए? पौधे को इससे लेना देना नहीं होता। आप रासायनिक से दे रहे हो, जैविक से दे रहे हो कि प्रकृति दे रही है। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उपज घटेगी। तो जब तक प्राकृतिक ऊर्जा चक्र, प्राकृतिक न्यूट्रिशन का लेन देन शुरू नहीं होता, किसान को ऊपर से डालना ही पड़ेगा। अब चाहे रासायनिक डालें चाहे जैविक डालें। तो अभी हमने जैविक के 150 फार्मूले बनाए। जब तक मिट्टी में प्राकृतिक ऊर्जा चक्र सक्रिय नहीं होता, प्राकृतिक जीवन चक्र सक्रिय नहीं होता, तब तक तुम दो, जड़ से दो तो अणुजल बनाया, स्प्रे करो तो और भी हमने जैव रसायन भस्म रसायन बनाया, नैनो के उत्पाद भी बनाए। तो जब तक नहीं मिलेगा तब तक दो। लेकिन एक बार शुरू हो गया तो मेरा एक नारा है, किसान नक्षत्र पर बीज बोए और घर जाके सोए। सारा काम जीवाणु करेंगे और अणु हैं तो जीवाणु देंगे। हमारे पंच महाभूत कृषि में खरपतवार आते ही नहीं। घास कुसा मोथा 2-3 साल में 95% गायब हो जाएंगे। केवल फसल रहेगी और फसल को पोषण देने वाले कुछ अच्छे पौधे रहेंगे। एक आपने खेत के अंदर नेगेटिव ऊर्जा और एक पॉजिटिव ऊर्जा की बात भी ताराचंद वेल जी करते आए हैं। नेगेटिव ऊर्जा का क्या मतलब होता है, पॉजिटिव ऊर्जा का क्या मतलब होता है, नेगेटिव ऊर्जा के आने से क्या चेंजेस होते हैं खेत में, और पॉजिटिव ऊर्जा आने से किस तरह के जीव उसमें आते हैं? देखिए ऐसा है, हमारी जो खेती है उसका पहला आधार है मिट्टी की ऊर्जा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव निगेटिव दुनिया में कुछ होता नहीं, ये समझाने के लिए है। जैसे क्या है, दुर्गंध हमारे लिए निगेटिव है। अगर एक मरा हुआ कुत्ता बिल्ली हमारे घर के आसपास हम तो हमारा जीना दूभर हो जाएगा, इतनी दुर्गंध। तो वो ऊर्जा हमारे लिए निगेटिव, हमारी ताकत खत्म कर देगी, हम परेशान हो जाएंगे अंदर से। तो वैसे ही मिट्टी में भी अगर दुर्गंध है तो वहाँ दुर्गंध के जीव पैदा होंगे। जैसे शहर का सड़ा नाला, वहाँ मक्खी मच्छर इल्ली सांप बिच्छू केकड़े यही आएंगे। अगर मिट्टी में दुर्गंध है तो वहाँ पर फंगस आएगा, खेती को ख़त्म करने वाला वायरस आएगा, खराब कीट आएंगे। इसका एक उदाहरण मैं बताता हूँ। कच्चा गोबर का ढेर जो किसानों के घर के आमने सामने होता है, हमारे यहाँ उसको घूरा बोलते हैं। आप उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं? रूढ़ी बोलते हैं, क्रूडी रूढ़ी, है ना, और अलग अलग देशों में। इसमें क्या होता है, दुर्गंध की ऊर्जा है। उसको हाँ नाक के पास लोगे ना, बड़ा ख़राब स्मेल आएगा। तो उसमें देखिए वाइट ग्रब मिलता है, सफ़ेद इल्ला, जो जड़ों को काट देता है। फिर इसके अलावा वाइट ग्रब के अलावा उसमें फंगस होता है, वायरस होता है, रस चूसा कीट होते हैं। फिर ये खेत में किसान ले जाके डालेगा तो उसको खाने दीमक आएगा उस गोबर को। फिर उस दीमक ज़्यादा हो गया तो उसको खाने छिपकली आएगी। फिर 10 फुट नीचे जो बिच्छू केकड़े रहते हैं वो पता लग जाएगा सूंघ के ही, क्योंकि प्रकृति में हर जीव सूंघ कर समझ जाता मेरा भोजन क्या है। तो तरंगों से मैसेज, हाँ, वो तरंगों से उसको मैसेज गया। वो जो है केकड़ा या बिच्छू वो बिल बनाते ऊपर आया, छिपकली को मारा, नीचे ले गया और 1 महीने तक खाया और फिर छुप गया। बिल खाली हो गए। बिल में फिर चूहे पलेंगे, चूहे फसल को खाएंगे या उन बिलों में सांप आएगा। तो नकारात्मक ऊर्जा थी तो नकारात्मक अणु और नकारात्मक जीवाणु भी बने। तो अब ऐसी खेती जहाँ नकारात्मक ऊर्जा हो वहाँ पर कोई भी फसल अच्छा हो ही नहीं सकता। बहुत ज़्यादा बीमारी आएगी। पौधे के अंदर अगर दुर्गंध का शिष्ट आ गया तो उसमें बीमारी आएगी, और जो फल है उसके अंदर दुर्गंध की कोई ऊर्जा होगी तो उसको हम खाएंगे तो हमारी ताकत घट जाएगी। ऐसे प्रयोग मैंने वैद्य राजेश कपूर विधि से, मेरी माला की विधि से, ऐसे मैंने हजारों किसान को प्रयोग करके दिखाया कि रासायनिक खेती जहाँ केमिकल डाले मुँह में वो रखो और 15 लीटर की बाल्टी सीधे उठाओ। ऐसे नहीं उठाओ फिजिकल, सीधे उठाओ, नसों की दम पर उठा ही नहीं पाओगे। और वहीं आप जैविक खेती या पंच महाभूत कृषि का आप जो है अनाज खाओ, उठा लेंगे आसानी से। ऐसे हमने हजारों लोगों को ये प्रयोग कराया है और इससे लोग कन्विंस हो रहे हैं। हमारे पास लैब नहीं है सिद्ध करने का, पर कन्विंस हो रहे हैं। और अब वो किसान जो है नकारात्मक ऊर्जा खेत में नहीं डालना, रूप रंग गंध स्वर, और सकारात्मक डालना। जब सकारात्मक ऊर्जा वहाँ खेत में आ जाती है तब किस तरह के परिवर्तन होते हैं? मिट्टी में सौंधी खुशबू आने लगती है।
पूरे साल भर। अभी केवल किसानों खेत में खेत महकेंगे और उस महक वाली मिट्टी को खाने केचुआ आएगा 10 फुट 15 फुट नीचे से। तो केचुआ जब नीचे से ऊपर आएगा तो मिनरल्स लेके आएगा, और ऊपर से नीचे जाएगा तो अच्छी वाली जो मिट्टी है उसको जड़ों के पास छोड़ते हुए नीचे जाएगा। तो खेती में छेद, मिट्टी में छेद भी होंगे, उससे जड़ अंदर जाएगी, पानी अंदर जाएगा और माइक्रोब्स भी जो है बढ़ेंगे। तो इस तरह से काम जो है केचुआ करते हैं, यानी इकोलॉजी, उसको सजीव मिट्टी बोलते हैं। तो एक बार मिट्टी सजीव हो गई तो फिर किसान को जुताई निंदाई गुड़ाई की ज़रूरत बहुत बहुत कम, यह ज़रूरत ही नहीं है। तो हम ये स्थाई बेड बनवाते हैं जिसमें ज़रूरत नहीं है, 6 महीना भूमि उपचार मिट्टी को सजीव करके। अगर 1 एकड़ का किसान है वो अपने खेत की मॉडलिंग जो है अगर ताराचंद वेलजी की सलाह पर करता है तो उसे अपने खेत को किस तरह के मॉडल में बदलना चाहिए? ऐसा है कि अभी मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़ी हो गई है, मिट्टी का पीएच, ईसी, कार्बन डिस्टर्ब हो गया है। मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट विशेषकर जिंक पूरे भारत में गायब हो गया। आयरन, मैग्नीज, कॉपर, कैल्शियम, निकल ये नहीं है। अब ये तो या तो किसान बाजार से लाके डाले, या हम एक बहुत सरल विधि बताते हैं, यानी बाजार से 20 गुना सस्ता विधि बताते हैं इन मिट्टियों को खेत में डालना, जिसको लाल मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी। अब ये मिट्टी बोलता था तो कन्फ्यूज होते थे, किसान कुछ भी डालने लग गया था। तो अभी मैंने 32% आयरन वाली लाल मिट्टी, यानी आयरन खनिज है ना, फिर जो है कैल्शियम, सल्फर खनिज 1-1, 1.5 क्विंटल डाले, 2-3 साल तक डाले, 1-1 करके 2-2.5 क्विंटल ज़्यादा से ज़्यादा डालना है। फिर जीवाणु डाले, तो 1100 तरह के जीवाणु भी हम उपलब्ध कराते, किसान को बताते भी बनाना कैसे, अन्न द्रव्य, जैव रसायन से, पंचगव्य से कैसे ये डाले। फिर इसके अलावा पीएच, ईसी को ठीक करने के लिए कुछ एंजाइम बनाना बताता हूँ मैं, जैव रसायन, सडरस, छाछ द्रव्य रसायन ये डाले। नहीं तो इसको ठीक करके मतलब इसको लाइफोलाइज से कम करके, छोटा करके 2 लीटर में कन्वर्ट करके कैसे डालना ये भी सिखाते हैं। मतलब किसान, चूंकि खेती खराब हो गई तो सुधारना तो पड़ेगा। ये जीवन में एक समय का खर्चा है, ये खेत की जिंदगी का एक समय। अब जब तक नहीं बिगड़ेगा खेत, नाती पोता भी उसमें बहुत अच्छी खेती करेंगे। तो जीवन में एक बार खर्चा है 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 15,000, 20,000, खूब से खूब 25,000। उसके बाद उसको किसान को नक्षत्र पर बीज बोना है, ज़्यादा से हल्की जुताई करके, क्योंकि गहरी जुताई मेरे इसमें निषेध है। और अगर खेती और अच्छा हो जाए तो बिना जुताई, बारिश आने दो, ज़मीन 2 इंच ऊपर उठेगी, नक्षत्र पर बीज बो दो। तो न जुताई नहीं, निंदाई नहीं, गुड़ाई नहीं, कोई रासायनिक जैविक खाद नहीं, केवल ऊर्जा जल, अणु जल चलाओ, बस हो गया। या हाइसियन रेशियो। तो खर्चा आज जो है रासायनिक है उससे 1/10, और जो तथाकथित जैविक है उससे भी 1/5 और कम। तो बीज को किस नक्षत्र पर बोना है ये उसे कैसे पता? मैं कैलेंडर जारी करता हूँ हर साल, 5 साल हो गया मुझे कैलेंडर जारी करते हुए। उसमें जो है तिथि में कौन सा बीज बोना सब लिखा है, और अग्रिम तैयारी भी लिखी नीचे, और पीछे पूरे फार्मूले भी लिखे हैं। तो अकेला अगर कैलेंडर इस्तेमाल करता है किसान तो वो हम हर किसान अपने यहाँ बुलवाए, अपने घर में रखे। और आपको मैं ये भी बता दूं, अभी तक 38 फसलों का हमारे पास रासायनिक खेती से ज़्यादा के रिकॉर्ड उत्पादन है, जिसमें धान 35 कुंटल प्रति एकड़ बासमती आया, टमाटर 65 टन 1 एकड़ में आया, अरहर 16 कुंटल, मूंग, मटर, मसूर, जौ, ज्वार, बाजरा, फिर सब्जी ककड़ी है, बैगन है, 556 फल एक पौधे में आए। तो 38 तरह के फसलों में रिकॉर्ड, और 2 फसलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड है। एक पौधे से 1000 लौकी और 50 ग्राम सरसों से 15 क्विंटल 54 किलो का। क्या बात कि पहले हम जब ये सब मैं बताता था तो मुझे लोग कहते थे कुछ भी बताते हो, हवाई बातें, इससे क्या होता है, अग्निहोत्र पूजन पाठ है, इससे कुछ नहीं होता। लोग फार्मूले पर जाते थे, ऊर्जा विज्ञान पर जाते नहीं थे। लेकिन जो किसान, मेरे पास बहुत पढ़े लिखे किसान हैं जो MSc किए हैं, एग्रोनॉमी से किए हैं, सतारा के जो है माने जी, उनका 23 टन अदरक आए 1 एकड़ में। लेखराम जी MSc बायोटेक्नोलॉजी है, वो 100 टन तक टमाटर लिए और भी फसल कर रहे हैं। तो ये किसान शुरू में मेरे भौतिक फार्मूले इस्तेमाल किए तो इनको औसत उत्पादन मिला। जैसी वो सूक्ष्म टेक्नोलॉजी के वो फार्मूले इस्तेमाल किए, उनका उत्पादन एकदम से 2 गुना और सब्जियों में 10 गुना बढ़ गया। वीडियो है यूट्यूब में, देखिए लेखराम या TCBT पाठशाला में। इसका जो है पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब IIT मुझसे जुड़ा, IIT भिलाई,
तो उन्होंने क्या है कि मैंने बताया इन्होंने तरंगे हमें ऐसा जांचता, तो उन्होंने मशीन बना ली और अग्निहोत्र भस्म जो देखने में केवल राख है, उसको जब जमीन पे डाला इसके घोल को, ऊर्जा जल को, तो NPK 2.5 गुना बढ़ गया सामान्य जितना है। तो अब मेरी बातें जो मैं पहले लोगों को ऐसा लगता था ये इससे क्या होता होगा, अब उसके धीरे धीरे टेक्निकल इम्प्रूवमेंट और ये लैब में वो साबित होने लगे। गोवर्धन खनिज खाद 1,13,00,000,000 बैक्टीरिया 1 ग्राम गोबर में, इतना तो बाजार में जो कल्चर बिकते ना किसी भी कंपनी के, उनमें जो है 1/10 हैं बाजार में जो बिकते हैं, वो 10 मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ है 1 ग्राम में। मेरे इसमें 1,13,00,000,000 और बेस है गोबर, गाय का गोबर। एक आखिरी सवाल ताराचंद जी, पूरे देश में जो खेती है, किसान और खेती और जो पॉजिटिव एनर्जी की बात है, ऊर्जा की बात है, और उससे होने वाली जो पैदावार है उसे अगर लोग खाते हैं तो उनके अंदर भी वो ऊर्जा जो है वो ड्राइव हो, तो ये लोग तो चाहेंगे, लेकिन इसका रोड मैप कुछ आपने सोचा है कि किस तरह से देश भर की जो कृषि है उस कृषि को उसको ऊर्जावान बनाया जाए, उसके उत्पादों को ऊर्जावान बनाया जाए, उसमें फुल न्यूट्रिएंट हों, इसको लेकर? देखिए, अगर पंच महाभूत कृषि का अगर भोजन आता है तो मैं कोई भी मरीज को दवा खाने की सलाह नहीं देता हूँ, उसको बोलता हूँ तू पंच महाभूत फूड भोजन खा और खूब खा और 1 महीने खा, तेरी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये मेरे तरफ से गारंटी है। अगर पंच महाभूत पूर्ण भोजन कर रहा है तो उसके शरीर में रूप रंग गंध स्वर स्पर्श जो 5 रश्मियां हैं वो पहुंच जाएंगी। अब उसके जो 7 चक्र हैं तो जो है वो बीज मंत्रों का ध्यान करे, दोनों समय अग्निहोत्र करे, उसका जो भस्म निकलता है उसका ऊर्जा जल बना के पिए और स्वस्थ होने के लिए। लेकिन पूरे देश के जो किसान हैं, आपके प्रयोग तो 20,000 किसान कर रहे हैं, लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें विस्तार लें, इसके लिए कोई रोड मैप तैयार? हाँ, हमने जो है मोबाइल ऐप बनाए हैं 3 तरह के। हर किसान के मोबाइल में एजुकेशन ऐप ताकि अच्छे से समझे पंचमहाभूत कृषि और जीवन शैली, फिर फार्मर ऐप खेती करने वालों को टमाटर कैसे बोना है, मिट्टी कैसी है उसका, मतलब कड़ी मिट्टी है तो ऐसे कर, और कोई मिट्टी में दिक्कत है तो ऐसे 4-5 प्रैक्टिस हैं। तो फार्मर ऐप और अंत में प्रोडक्ट ऐप। ऑर्गेनिक फूड किसी को चाहिए, ऐप में जाए, क्लिक करे, ऑर्डर वो जो अपना पता दे, पैसे पेमेंट करे, घर पहुंच जाएगा। और उत्तर भारत का सेब दक्षिण भारत में पहुंच जाएगा 5 दिन में। तो हमने, मेरे पास इन्फोसिस में काम करने वाली टीम भी मेरे पास अभी आई है जो ऐसे ऐप बना रही है ताकि हम डिजिटलाइज रूप में पूरे देश भर में जा सकें, क्योंकि हम एक एक करके किसको जगाएंगे, हर हाथ में मोबाइल है, देखे और जागे। और मैंने सारा IP मतलब फार्मूले उसमें डाल रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने संसद टीवी के साथ ये समय बिताया और इस समय में देश भर के जो किसान हैं उन्होंने ज़रूरी तौर पर इन सब चीज़ों को समझा होगा। ताराचंद वेल जी ने जो अभ्यास किया है खेती का, कृषि विज्ञान केंद्रों में, यूनिवर्सिटीज़ में रहकर साइंटिस्ट के साथ, फिर प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर, फिर एक्सपेरिमेंट कर, ये सब ज्ञान और विज्ञान दोनों के समागम से जो ये रास्ता निकला है, जो उन्होंने ऊर्जा को समझने की कोशिश की है, एनर्जी को समझने की कोशिश की है, उस मशीन को मैंने भी देखा जहाँ पर ऊर्जा जल डालते ही NPK जो है 2.5 गुना उसमें वो शो कर रहा था। तो ये अपने आप में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आओ करके देखें वाली बात है, आओ करके सीखें वाली बात है। तो अगर आप खेती के इन प्रयोगों को आप अपनाने की कोशिश करते हैं, करके देखते हैं और उसके नतीजे अगर आते हैं तो जाहिर तौर पर वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, आपकी जेब के लिए भी अच्छा होगा, और इसे आप आगे भी अपने जो आस पड़ोस के लोग हैं वहाँ तक भी चीज़ों को पहुँचा सकते हैं।